नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल आपके लिए न्यूज इनसाइट यानी राइट न्यूज। तो आज हम विश्लेषण करेंगे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने का और हर बार चुनाव से पैदा होने वाले थर्ड फ्रंट की। आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। अगर ऊपरी अदालत ने सूरत कोर्ट के इस फैसले को जारी रखा तो राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इस फैसले के आने के बाद पूरी कांग्रेस उत्तेजित है। इस फैसले को वो जन आंदोलन में बदलना चाहती है, लेकिन अगर राहुल जनप्रतिनिधि नहीं रहे तो उनके आंदोलन की जगह सिर्फ सड़क होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी अभी दिल्ली के लुटियंस जोन के 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। ये बंगला उन्हें लोकसभा सांसद होने के नाते मिला है। अब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, ऐसे में उनसे घर भी वापस लिया जा सकता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब उनको नियमों के अनुसार सरकारी बंगला खाली करना होगा। इससे पहले केंद्र सरकार के संपत्ति अधिकारी की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका जवाब उन्हें 3 दिनों के अंदर देना होगा। सरकारी बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद आमतौर पर कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर बंगला खाली करने को कहा जाता है। वैसे कब्जेदार के पास डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के पास अपील करने का एक मौका होता है। अगर डीओई ये अपील ठुकरा दे तो सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इस बीच अगर कब्जेदार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो मामले की पूरी सुनवाई होने तक बंगला खाली कराने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के सांसद होने के नाते मिलने वाली बहुत सी सुविधाएं भी अब चली जाएंगी। राहुल से छीनेंगी ये सुविधाएं। हर रोज 600 रुपए घर के कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें मिलते थे, वो चली जाएंगी। हर 3 महीनों में 50,000 रुपए के करीब उन्हें मिलते हैं, वो भी चली जाएंगे। संसद की कार्रवाई के दौरान 2,000 रुपए हर रोज जो भत्ता सांसद को मिलता है वो भी चला जाएगा। अपने क्षेत्र में काम करने के लिए 45,000 रुपए प्रति माह मिलता है, वो भी चला जाएगा। हवाई यात्रा के लिए सिर्फ 25% देना पड़ता था, वो भी रुक जाएगा। विकास के लिए हर साल 5 करोड़ की निधि भी मिलती थी, वो भी मुश्किल है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन हम इस पूरे मामले पर विश्लेषण करें उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। विवादों की आंधी, संसद से आउट हुए राहुल गांधी। राहुल की गई सदस्यता, सजा से मिली अयोग्यता। जैसे ही यह खबर सामने आई कि राहुल की सदस्यता खत्म कर दी गई है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, बड़ी बड़ी बैठकें होने लगी। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में राहुल की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रही। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और बीजेपी इसे राहुल द्वारा ओबीसी समुदाय का अपमान बता रही है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो विक्टिमहुड कार्ड और इमोशनल कार्ड खेलने के बदले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। आप बोलेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो आपको तो वो भुगतना पड़ेगा। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केरल के वायनाड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस फैसले के बाद राहुल के पास क्या क्या विकल्प हैं। वो सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, संसद की सदस्यता बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाली सूरत की अदालत ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है। इस 1 महीने के अंदर राहुल को कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर करनी है।
सूरत की अदालत का फैसला आने के बाद नियम के अनुसार ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की गई है। ऐसे में अगर वह अपनी सदस्यता वापस दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल पर दोष साबित हो चुका है। ऐसे में अगर राहुल को मानहानि के केस में सजा से राहत मिले तभी वो अपनी सदस्यता बचाए रख सकते हैं। अब जिस मामले की वजह से राहुल की सदस्यता गई है वो है मानहानि। अब आपको बताते हैं कि मानहानि क्या होती है। आईपीसी की धारा 499 में मानहानि को डिफाइन किया गया है। संविधान के तहत भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी को अपमानित करने का अधिकार है। अगर कोई बोलकर, लिखकर, पढ़कर, इशारों या तस्वीरों के जरिए किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिष्ठा पर लांछन लगाता है तो इसे मानहानि माना जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मानहानि क्या है। सिर्फ जिंदा व्यक्ति पर ही नहीं होता है, ये मृत व्यक्ति पर भी मानहानि हो सकती है। यदि किसी टिप्पणी या शब्दों के जरिए मृत व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई जाती है तो वो भी मानहानि के दायरे में आएगी। मृत व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार, नातेदार इसके लिए मुकदमा भी चला सकते हैं। अब बात मानहानि पर क्या है सजा का प्रावधान। आईपीसी की धारा 500 में मानहानि के मामलों में दोषी सजा पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मानहानि का दोषी अगर पाया जाता है तो उसे 2 साल की जेल या जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। तो अब किन किन बातों पर मानहानि नहीं हो सकती है ये भी समझना जरूरी है। किन किन बातों को मानहानि के दायरे में नहीं लाया जाता है। लांछन लगाए जाने पर आरोप सही हो तो उसे मानहानि नहीं माना जाता है। सरकारी कर्मचारी को लेकर कुछ अभिव्यक्त करते हैं तो वे मानहानि नहीं है। आम जनता से जुड़े किसी सवाल को लेकर सरकार पर प्रश्न उठाना मानहानि नहीं है। अदालत की कार्रवाइयों की सही रिपोर्टिंग की जाती है तो वो भी मानहानि नहीं है। अदालत में चल रहे मामले पर रिपोर्ट छापने पर मानहानि नहीं माना जाता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से अच्छे मकसद से सावधान रहने के लिए कहता है तो वो भी मानहानि नहीं है। अब इसमें आपत्तिजनक क्या होगा इसका फैसला अदालत करेगी। तो अब बात करते हैं कि राहुल पर कुल कितने मानहानि के केस हैं। 2014 में भिवंडी में भाषण देते हुए आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा था। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल पर यह मामला दर्ज हुआ। फिलहाल भिवंडी कोर्ट में यह मामला चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि 16वीं सदी के असम में वैष्णव मठ के बारपेटा संतरा में उन्हें संघ सदस्यों ने एंट्री नहीं करनी थी। गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत ये भी मामला चल रहा है। 2018 में राहुल गांधी ने मोदी चोर है ये कहा था। रांची में उन पर इस मामले पर केस दर्ज कराया गया है। 2023 में राहुल ने गौरी लंकेश के हत्यारों को बीजेपी संघ की विचारधारा से जुड़ा बताया था। राहुल पर 2023 में एक इसी मुद्दे पर भी केस दर्ज किया गया था। ये मामला माझगांव के सिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में मानहानि कानून क्या है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मानहानि एक आपराधिक अपराध नहीं है बल्कि एक नागरिक अपराध है। न्यूजीलैंड ने आपराधिक मानहानि को 1993 में समाप्त कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अब मानहानि केस को अदालतों के माध्यम से सुलझा लिया जाता है। दोषी ठहराए जाने पर जेल के समय सामना नहीं करना पड़ता। पीड़ित को हर्जाना और अदालती कार्रवाई की लागत का भुगतान भी करना पड़ता है। तो वहीं यूएस में मानहानि एक आपराधिक अपराध नहीं है। मानहानि एक दीवानी अपराध के तहत वहां है। तो वहीं यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार निकायों की सिफारिशों के बावजूद इसे बनाए रखा है। यूरोप के 3/4 सदस्य देशों में मानहानि के खिलाफ आपराधिक प्रावधान हैं। पश्चिमी यूरोप में यदि पीड़ित एक सार्वजनिक अधिकारी है तो उन्हें अधिक कठोर मानहानि उसके खिलाफ कर सकते हैं। जापान में मानहानि पर आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मुकदमे की अनुमति है। दोषी ठहराए गए लोगों को जबरन श्रम के विकल्प के साथ 1 साल की जेल, 30,000 येन तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी क्या है मानहानि का कानून, इस पर भी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मानहानि के दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों की अनुमति है। बांग्लादेश में ये फौजदारी अपराध है। दोनों देशों में आपराधिक मामले के लिए मानहानि के लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माना है।
पाकिस्तान ने इसे सेना या न्यायपालिका के खिलाफ होने पर और कड़ा कानून बना दिया है ताकि लोग सेना के खिलाफ आवाज न उठा सकें। इस कानून को कड़ा करते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए तक जमा किया जा सकता है। आज जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, आज से 45 साल पहले राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता भी वैसे ही गई थी। आपको बता दें कि 1977 में इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, तब वो 2 महीने सदमे की हालत में रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में खुद तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव किया था और 1977 में लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित कर सदस्यता छीन ली गई थी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये हम सब जानते हैं। 2013 में राहुल गांधी ने जनप्रतिनिधि की सदस्यता जाने वाले मामले में मनमोहन सरकार के लाए हुए अध्यादेश को फाड़ दिया था। यदि आज वो अध्यादेश होता तो शायद राहुल की सदस्यता बच जाती, लेकिन जो मर्जी है वही तो होगी। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले किन किन लोगों की सदस्यता गई है। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा मिली और सदस्यता चली गई। रशीद मसूद MBBS घोटाले में दोषी थे, 4 साल की सजा मिली। अशोक चंदेल हत्या के मामले में दोषी थे, उम्र कैद की सजा मिली। कुलदीप सेंगर सामूहिक रेप केस में दोषी, उम्र कैद की सजा मिली। अब्दुल्ला आजम 2 साल की सजा और विधायक की गई। तो ये आपने देखा राहुल गांधी की सदस्यता जो गई, उस पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट और विश्लेषण। हालांकि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश इस मामले पर कर रहा है और आम आदमी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव इस विषय में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का क्या ताना बाना एक स्वरूप में होगा और क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी, इस पर सवाल है। इमरजेंसी के बाद विपक्ष ने एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी थी। क्या अब भी PM मोदी के खिलाफ विपक्ष एक साथ लामबंद हो पाएगा या नहीं, या फिर पिछली 2 बार की तरह ही वो धराशायी हो जाएगा? कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष का नेतृत्व वो करे, छोटी पार्टियों के नेता चाहते हैं कि वो करें। इस पर कांग्रेस और ममता में भी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि देश में तीसरा, चौथा या 5वां फ्रंट बने, कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट संभव नहीं है। क्या सच में कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट संभव नहीं है? दरअसल तीसरा मोर्चा बनाने वाले मीटिंग तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपना लीडर नहीं मानते हैं। तीसरे मोर्चे का हर नेता अपने आप को PM का दावेदार मानता है। 2019 में भी चंद्रबाबू नायडू घूम घूम कर तीसरा मोर्चा बनाने के लिए मीटिंग किया करते थे, लेकिन तीसरा मोर्चा सिरे नहीं चढ़ा। उल्टा चंद्रबाबू की खुद की राजनीति खत्म हो गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई सो अलग। अब 2024 के पहले भी तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है। इस बार तीसरा मोर्चा बनाने के लिए KCR लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपनी पार्टी का नाम बदलकर BRS कर दिया ताकि वो रीजनल से नेशनल पार्टी की ओर दिखे। KCR तीसरे मोर्चे का लीडर खुद बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी तीसरे मोर्चे की अगुवाई करना चाहते हैं। ममता बनर्जी PM बनने का ख्वाब तो देख ही रही हैं। हेमंत सोरेन भी तीसरे मोर्चे का चेहरा बनना चाहते हैं। MK स्टालिन भी तीसरे मोर्चे के साथ हैं। नवीन पटनायक भी चाहते हैं कि यदि उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए तो वो भी इसके पक्ष में रहेंगे। अखिलेश यादव भी तीसरे मोर्चे के सहारे खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी तीसरा मोर्चा बनाकर PM बनने का ख्वाब देख रहे हैं। केजरीवाल ने G7 बनाने की कोशिश की। केजरीवाल ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक साथ उन्हें G7 के तहत लाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 18 मार्च को एक डिनर दिल्ली में रखने का फैसला किया। दिल्ली आने का भी न्योता इन तमाम मुख्यमंत्रियों को दिया, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और K चंद्रशेखर राव को भी शामिल किया गया। लेकिन इनमें कोई भी दिल्ली नहीं पहुंचा, जिसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि केजरीवाल के तीसरे मोर्चे के मुखिया के रूप में उन्हें कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC चीफ ममता बनर्जी ने तीसरे मोर्चे को स्थापित करने की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। वे एक के बाद एक कई नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर आज ममता बनर्जी ने JDS चीफ कुमारस्वामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की 1 हफ्ते के भीतर तीसरे क्षेत्रीय विरोधी दल के नेता से ये मुलाकात है। इसके पहले ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात कर चुकी हैं। दरअसल ममता को लगता है कि बीजेपी को टक्कर देने की हैसियत अगर देश में कोई रखता है तो वो सिर्फ ममता ही हैं।
2021 में दीदी ने अकेले अपने दम पर बंगाल में 213 सीटें जीती थी और भाजपा को 77 सीटों पर समेट दिया था। वहीं कांग्रेस और सीपीएम तो खाता ही नहीं खोल पाए थे। इसलिए तो ममता ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो चुनाव में उतरने से पहले उन्हें चेहरा तय करना होगा। ममता, नीतीश, अखिलेश, केजरीवाल सब मोदी के खिलाफ एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे को आगे बढ़ता कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए तीसरा मोर्चा हर बार फेल हो जाता है। तीसरे मोर्चे का हर नेता पीएम बनने का ख्वाब तो देखता है। केसीआर का अपने राज्य के बाहर कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार के लिए सीएम की कुर्सी बचाना ही मुश्किल है। पार्टी में लगातार टूट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां हावी रहती है। हालांकि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, इसलिए शायद वो ये सपना देख रहे हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर पीएम का ख्वाब वो भी देखते नजर आते हैं। ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर कोई जनाधार नहीं दिखता। आपने त्रिपुरा का चुनाव देखा, वहां टीएमसी का क्या हालत है सबको मालूम हो गया। स्टालिन को तमिलनाडु के बाहर कोई स्वीकारता नहीं है। एक तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो, दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री अपने राज्यों तक ही सीमित खुद को रखना चाहते हैं। नवीन पटनायक अपने राज्य से बाहर खास दिलचस्पी रखते ही नहीं हैं। यदि उन्हें पीएम की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, तब विपक्ष भी उन्हें चेहरा मानने से इनकार करता है, क्योंकि आपस में विपक्षी दल के तमाम नेता प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं। अखिलेश यादव को भी यूपी के बाहर कोई जनाधार खास दिखता नहीं है। तो आपने देखी खास रिपोर्ट जिसमें तीसरा मोर्चा और राहुल गांधी की सदस्यता जाने की खबर और उसका विश्लेषण हमने किया। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और हम आगे भी आपको इसी तरह खबरों के अंदर की खबर और उसका विश्लेषण बताते रहेंगे। तो खबरों में बने रहिए, देखते रहिए भारत 24।